25 पर। तो दोस्तों इस क्लास में हम बात करेंगे प्रवक्ता अर्थशास्त्र के उन अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को लेकर। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने प्रवक्ता अर्थशास्त्र का फॉर्म अप्लाई किया है और जो प्रवक्ता अर्थशास्त्र की लगातार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर जो अभ्यर्थी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा क्योंकि आपको इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल सकती हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है? ऑप्शन है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, या साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, बाजार मूल्य पर निवल देशी उत्पाद है, या साधन लागत पर निवल देशी उत्पाद है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय आय होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वो होती है एक प्रकार के साधन लागत पर। जो साधन लागत होती है उस पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा किस देश द्वारा विकसित की गई थी? तो जो सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा जो है वो कौन से देश में डेवलप हुई थी? ऑप्शन है स्वीडन, भूटान, ऑस्ट्रिया या भारत। तो जो सकल घरेलू प्रसन्नता की जो अवधारणा है वो विकसित हुई थी दोस्तों किस देश में? ये हुई थी भूटान में। कहाँ हुई थी? भूटान में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो प्रसन्नता की जो अवधारणा विकसित हुई थी वो भूटान में विकसित हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित जीडीपी, ग्रीन जीडीपी शब्द को निम्न में से किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो जो हरित जीडीपी है यानी कि ग्रीन जीडीपी है, इस शब्द को किस रूप में वर्णित किया जाता है? ऑप्शन है जीडीपी का वह प्रतिशत जो सरकार हरित पहल के लिए खर्च करती है, या पर्यावरणीय क्षति के समायोजन के बाद किसी देश की जीडीपी जो बचती है, या मौद्रिक संदर्भ में वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का जीडीपी योगदान, या जीडीपी में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का योगदान। तो जो हरी जीडीपी है दोस्तों, जो ग्रीन जीडीपी है, ये किस रूप को वर्णित करेगी? ये करेगी पर्यावरणीय क्षति के समायोजन के बाद किसी देश की जो जीडीपी है उसको जो है ये रिप्रेजेंट करती है हरित जीडीपी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों ये। जो हिंदू वृद्धि दर है वो किस वृद्धि से संबंधित है? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, या राष्ट्रीय आय, या जनसंख्या, या साक्षरता। जो हिंदू वृद्धि दर होती है दोस्तों वो किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है दोस्तों, ये होती है एक प्रकार की क्या होती है? राष्ट्रीय आय होती है। क्या होती है? राष्ट्रीय आय होती है ये। हिंदू वृद्धि दर इसको कहा जाता है, लेकिन ये क्या होती है? ये राष्ट्रीय आय को रिप्रेजेंट करती है। और जो हिंदू वृद्धि दर की बात कही गई है वो धीमी गति से होने वाली वृद्धि दर मानी गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकासांक HDI का सूचक नहीं है? तो इसमें से मानव विकासांक का जो सूचक नहीं है वो कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन है जीवन स्तर, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, या पर्यावरण की स्थिति। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आप लोग अपने अकॉर्डिंग देते रहिएगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि कौन सा मानव विकासांक का सूचक नहीं है, वह है पर्यावरण की स्थिति। अगर हम बात करें जीवन स्तर, ये भी मानव विकास को रिप्रेजेंट करता है, शिक्षा भी रिप्रेजेंट करता है, और जीवन प्रत्याशा भी जो है मानव विकासांक को ही प्रदर्शित करता है। लेकिन इसमें अगर हम देखें कि पर्यावरण की स्थिति क्या है, ये मानव विकासांक का से संबंधित नहीं है, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। तो जो भारत की राष्ट्रीय आय थी उसका मूल्यांकन करने का काम करते थे भारतीय अर्थशास्त्री जो ब्रिटिश शासन के दौरान
तो उनका काम था राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करना। लेकिन इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अर्थशास्त्री नहीं हैं, वो बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा उलट-फेर वाला है। तो ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी के आर वी आर राव या आर सी देसाई या प्रशांत चंद्र महल महालनोबिस। ठीक है? तो इनमें से कौन-सा जो है अर्थशास्त्री नहीं है, ये पूछा गया है इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप लोग इसका आंसर क्लियर कर ही चुके होंगे। अगर हम बात करें तो इसमें दादा भाई नौरोजी भी अर्थशास्त्री रहे हैं और वी के आर वी राव, इनका नाम भी आपने बहुत सुना होगा। तो ये भी आपका जो है एक अर्थशास्त्री के तौर पर रहे हैं और आर से देसाई का नाम भी आपने बहुत पॉपुलर तरीके से सुना होगा दोस्तों। तो ये भी एक अर्थशास्त्री रहे हैं। लेकिन इसमें प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो महालनोबिस हैं दोस्तों, ये जो है ये अर्थशास्त्री नहीं रहे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी प्रवक्ता अर्थशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी का यहाँ पर मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो आपकी तैयारी का डीपनेस पता चलेगा जब कोई दूसरा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तब पता चलता है कि आप कितनी गहराई में तैयारी पे हैं। और अगर आपके ये आंसर लगातार सही हो रहे हैं तो इट मीन्स आप कॉन्फिडेंस रखिए कि आपकी तैयारी एक बेहतरीन मोड पर चल रही है। ठीक है? और अगर आपका यहाँ पर कहीं न कहीं आपको अगर आंसरों में दिक्कत हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि तैयारी का लेवल थोड़ा सुधारना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? तो सकल घरेलू जो बचत होती है, उसमें कौन सबसे ज़्यादा योगदान करता है? ऑप्शन है सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र कंपनियां या असंगठित क्षेत्र या परिवार। तो जो सकल घरेलू बचत है, इसमें सबसे पूर्ण प्रमुख रूप से योगदानकर्ता कौन है दोस्तों? तो वो है आपके परिवार। अगर हम सकल घरेलू बचत की बात करें तो सबसे ज़्यादा योगदान किसकी ओर से रहेगा? परिवार की ओर से इसमें रहेगा। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि राष्ट्रीय आय 10,000 करोड़ है और विदेशों से शुद्ध घटक आय जो है 2,000 करोड़ है, तो घरेलू आय क्या होगी? तो राष्ट्रीय आय अगर 10,000 करोड़ है और विदेशियों से शुद्ध आय जो है 2,000 करोड़ है, तो घरेलू आय क्या होगी? ऑप्शन है 5,000 करोड़, 12,000 करोड़ या 10,000 करोड़ या 8,000 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका अगर हम बात करें, अगर राष्ट्रीय आय 10,000 करोड़ है टोटल, ठीक है? और इसमें विदेशों से शुद्ध आय कितनी है? वो है 2,000 करोड़। ठीक है, तो घरेलू आय कितनी हुई? भाई अगर टोटल आय 10,000 है और विदेशों से आय जो है 2,000 है, तो घरेलू कितनी बची? घरेलू बचेगी दोस्तों 8,000 करोड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका ऑब्वियसली सही हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो राष्ट्रीय आय होती है वो विदेशों से आय और घरेलू आय दोनों का योग होती है। तो अगर विदेशों से आय 2,000 करोड़ की है तो राष्ट्रीय आय टोटल कितनी होगी? 10,000 करोड़। तो इसका मतलब 8,000 घरेलू कर उत्पाद रहा होगा, घरेलू आय रही होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या घटाते हैं? तो अगर आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करना है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाया जाता है? ऑप्शन है ह्रास या हानि, आयात या अप्रत्यक्ष भुगतान या प्रत्यक्ष कर। तो इसमें से घटाया जाए कि ये जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाते हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाए? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ए। क्या होगा? ए। यानी कि यहाँ पर क्या है कि हानि को घटाना है। यानी कि जो ह्रास हो रहा है, जो लॉस हुआ है, उसको आपने जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाना है, जिससे आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अनुमानित किया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो 1867-68 की बात कही गई है उसमें प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपये मानी गई है। तो बहुत पुरानी ये बात है और उस समय के अकॉर्डिंग 20 रुपये बहुत बड़ी आय होती थी। तो यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया है। किसने अभिनिश्चित किया ये हमको बताना है, किसने अनुमानित किया था सबसे पहले? तो ऑप्शन है
रनाडे ने, या सर विलियम हंटर ने, या आर.सी. दत्त ने, या दादाभाई नौरोजी ने। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो है दोस्तों डी, यानी कि दादा भाई नेहरू ने इसको सबसे पहले अनुमानित किया था, क्योंकि एक अर्थशास्त्री रहे हैं। तो इसके लिए जो है इनको जो है इन्होंने इसका अनुमानित सर्वप्रथम अनुमानित परिणाम प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एनएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनएनपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है सामान्य निवल उत्पाद, या निवल राष्ट्रीय उत्पाद, या सामान्य राष्ट्रीय उत्पाद, या निवल सामान्य उत्पाद। तो जो एनएनपी है दोस्तों, एनएनपी इसकी जो फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आप लोग तो अपना अनुमान लगा चुके होंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये नेशनल जो है इनकम होती है, ठीक है, उत्पाद होता है, प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद को इंग्लिश में कहा जाता है एनएनपी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? तो जो नेशनल इनकम होती है, नेशनल आय होती है भारत में, उसको किसके पदों में मापा जाता है? ऑप्शन है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या सकल घरेलू उत्पाद, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसको किसके पदों में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है दोस्तों किस रूप में? ये मापा जाता है आपका साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसको हम भारत में राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग भी अपने आप को चेक कर पा रहे होंगे, अच्छे तरीके से आप अपना टेस्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना की कौन सी विधि है जिसको हम औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से जानते हैं? ऑप्शन है व्यय विधि, आय विधि, मूल्य वर्णित विधि, या मौद्रिक उपाय विधि। तो राष्ट्रीय आय की गणना की जो औद्योगिक उत्पत्ति विधि है उसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो ये जाना जाता है दोस्तों आपका मूल्य वर्धित विधि। किस रूप में जाना जाता है? औद्योगिक उत्पत्ति विधि जो होती है उसको मूल्य वर्धित विधि भी कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो इसको प्रीवियस पेपर में आया हुआ भी है, इसलिए आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है मुनाफा कमाना, या अधिकाधिक उत्पादन, या आर्थिक स्वतंत्रता, या अधिकतम लोक कल्याण। तो एक समाजवादी अगर अर्थव्यवस्था होगी तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों अधिकतम लोक कल्याण को महत्व दिया जाएगा, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो समाज को ही महत्व दिया जाएगा। तो अधिकतम लोक कल्याण इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये किस प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन है पूंजीवादी, मिश्रित, या दोहरी, या समाजवादी। तो जो अर्थव्यवस्थाओं में, कौन से प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व के नियंत्रण में होते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा दोस्तों? वो उस जो क्या होगा, जो समाजवादी होगा, है ना? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जब होगी तो उसमें क्या होगा, सभी उत्पादक सभी उत्पादक जो संसाधन होंगे, जो भी इसकी व्यवस्थाएं होंगी, वो सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होगी, क्योंकि वो समाजवादी है, पूरे समाज को, लोकतंत्र को देखकर करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लाइसेज लाइसेज फेयर प्रणाली की एक विशेषता है? ठीक है, लाइसेज से फेयर प्रणाली की एक विशेषता कौन सी है ये बताना है। ऑप्शन है सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं होता, या बाजार के कारक अत्यधिक नियंत्रित होते हैं, यह एक समाजवादी प्रणाली है, या सरकार का सर्वाधिक हस्तक्षेप होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों?
तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें लाइसेंस फेयर प्रणाली की विशेषता क्या है कि इसमें क्या होता है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, मतलब सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती। बाकी बाजार के कारक अत्यधिक नियंत्रित होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइसेंस फेयर प्रणाली है और यह एक समाजवादी प्रणाली होती है, ये आपको पता होना चाहिए, लोकप्रिय होती है, लोक और लोकतंत्र पर आधारित होती है, समाजवादी होती है और सरकार का सर्वाधिक हस्तक्षेप होता है। तो ये यहाँ पर सरकार का ही हस्तक्षेप होता है। तो इसमें क्या इसकी विशेषता है, तो सरकार के कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो और आंसर इसके सारे क्या हैं, रॉन्ग हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। अब जो अर्थव्यवस्था मिश्रित होगी दोस्तों, उसका क्या तात्पर्य है यहाँ पर बताना है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो छोटे और बड़े उद्योगों का एक सह अस्तित्व रखती हो, या कृषि और उद्योग का सह अस्तित्व हो, या सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का एक सह अस्तित्व वाली और अर्थव्यवस्था, या घरेलू और विदेशी उद्योगों का सह अस्तित्व। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अगर हम जहाँ पर शब्द आता है दोस्तों, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे इसको, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे, क्योंकि इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का एक साथ सह अस्तित्व पर चर्चा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ वह अर्थव्यवस्था है जहां पर, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, जहां पर क्या होता है कि निजी क्षेत्र के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, या उत्पादन के साधनों के सामूहिक स्वामित्व होता है, अर्थव्यवस्था राज्य के साथ साथ नागरिक शासकों द्वारा नियंत्रित की जाती है, या भारी उद्योगों के साथ छोटे पैमाने पर उद्योगों का महत्व होता है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, ये आप जरूर इसमें जजमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, तो वह अर्थव्यवस्था होगी जिसमें उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसे समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है। तो कौन सी पुस्तक ऐसी है जिसको समाजवाद की बाइबिल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है कल्याण का अर्थशास्त्र, या दास कैपिटल, या मूल्य और पूंजी, या एशियाई ड्रामा। तो दोस्तों अगर हम बात करें इनमें से कौन सी पुस्तक है जिसको समाजवाद की बाइबिल के नाम से जाना जाता है, तो वो है दोस्तों दास कैपिटल। दास कैपिटल एक ऐसी पुस्तक है दोस्तों जिसको समाजवाद की बाइबिल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर नोटिस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो कौन सी अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं दोस्तों। केवल निर्यात होता है, या पैसे की आपूर्ति पूरी तरह नियंत्रित होती है, या घटिया विनिमय होता है, या न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों, न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। तो इसमें जो है, न तो विदेशों का आयात किया जाएगा न ही निर्यात किया जाएगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने देश तक सीमित होती है उसको हम बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में को निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था माना गया है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, शुद्ध निर्देशित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पारंपरिक अर्थव्यवस्था, या शुद्ध बाजार अर्थव्यवस्था। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है दोस्तों, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि सभी अर्थशास्त्र के अभ्यर्थी हैं तो इसको तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, बहुत आसान से प्रश्न था और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी रहता है, क्योंकि एग्जाम में आपके कुछ क्वेश्चन बहुत हल्के भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल आते हैं। मेरिट इसी के आधार पर बैलेंस होती है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से क्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। तो इनमें से कौन सी जो समस्या केंद्रीय समस्या नहीं है वो बताना है। क्या उत्पादन करना है, या कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, या कब उत्पादन करना है। तो इनमें से क्या जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के तौर पर नहीं जानी जाती है।
तो इसका अगर हम सही बात करें तो अगर इसका सही ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि कब उत्पादन करना है। तो ये जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के तौर पर नहीं जानी जाती। क्या उत्पादन करना है ये भी एक केंद्रीय समस्या है, कैसे उत्पादन करना है ये भी है, और किसके लिए उत्पादन करना है ये भी एक केंद्रीय समस्या है। लेकिन कब उत्पादन करना है ये एक केंद्रीय समस्या के तौर पर नहीं जानी जाती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा अटपटा ज़रूर है और इसका जो है आपको इसको क्लेरिफिकेशन करके रखना है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, ठीक है? बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन की जाने वाली मूल समस्या क्या है? तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है दोस्तों, इसमें जो अध्ययन की जाने वाली मूल समस्या क्या है? क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र आपके दो हैं। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें हमें माइक्रो और मैक्रो में इन दोनों की आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र की बात की जा रही है, तो इसमें हमें कि कौन सी मूल समस्या होती है? ऑप्शन है आय का उत्पादन, या आय का वितरण, या आय का प्रवाह, या आय का प्रयोग। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में की जाने वाली जो मूल समस्या है वो क्या है दोस्तों? वो है आपकी आय का विवरण, ठीक है? तो आय के बारे में डिटेल करना, यानी कि आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन को समझना। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में जो है मूल समस्या है, ठीक है? जिसमें अध्ययन किया जाता है, मूल समस्यात्मक अध्ययन किसका किया जाता है? आय का वितरण, ठीक? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अर्थव्यवस्था की मूल समस्या क्या है? अब जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी मूल समस्या क्या होती है दोस्तों? सभी को जीवन की मूल्य आवश्यकताएं उपलब्ध कराना, या निर्धनता का उन्मूलन और आय एवं संपत्ति की विषमताओं को कम करना, या क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन के बारे में निर्णय करना, या सभी को सामाजिक सुरक्षा और रोजगार उपलब्ध कराना। तो अर्थव्यवस्था की मूल समस्या क्या है ये इसमें जानकारी देनी है। तो इसके आधार पर आपका कौन-सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, आप ज़रूर इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारे हिसाब से इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन के बारे में निर्णय करना, ये अर्थव्यवस्था की मूल समस्या के तौर पर जानी जाती है। क्योंकि क्या करना है, मतलब क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, तो ये 3 चीज़ें मेन इसके अंतर्गत काउंट होती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है दोस्तों, इसके संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है जॉन मेनार्ड कीन्स, या अल्फ्रेड मार्शल, या एडम स्मिथ, या पॉल सैमुअल्सन। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र के संस्थापक जनक के रूप में जाने जाते हैं, किन्हें जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों जॉन मेनार्ड कीन्स को। तो कीन्स दोस्तों ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनको जो है समष्टि अर्थशास्त्र के संस्थापक जनक के रूप में जाना जाता है। तो कीन्स का नाम तो भाई अर्थशास्त्र में सबसे फेमस व्यक्तित्व हैं, और जिन्होंने जो है जो संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं। तो ऑब्वियसली सभी इसको जानते होंगे, ये आंसर को आसानी से क्लियर कर लिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्य सिद्धांत को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो मूल्य सिद्धांत को किसके रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है सार्वजनिक अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, या विकास अर्थशास्त्र। जो मूल्य सिद्धांत है उसको किसके रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके पास चारों दिए हैं दोस्तों, सार्वजनिक अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, या विकास अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि और समष्टि दोनों में से इसका आंसर हो सकता है मूल्य सिद्धांत के अंतर्गत। तो कौन-सा आंसर इसका सही होगा, आप लोग ज़रूर इसको जो है ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आंसर नंबर बी, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को दोस्तों क्या जाना जाता है? मूल सिद्धांत को भी जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है? बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दोस्तों जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि आपके लिए जो है इस प्रकार के कंटेंट व्यवस्थाएं करना और बहुत वो चीज़ें हैं, और आपके लिए जो है लगातार क्लासें यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। इसलिए आप मोटिवेट करने के लिए ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सके तो अपने प्यारे से कमेंट ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, जिससे हमको आगे की क्लासेस के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स को और कहा क्या
कहा जा सकता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो उसको और क्या कहा जा सकता है? धन का सिद्धांत, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत या उत्पादन का सिद्धांत। जो समष्टि अर्थशास्त्र है दोस्तों, इसको मेनली क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आय का सिद्धांत, ठीक है? थ्योरी ऑफ इनकम, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, तो इसको आय का सिद्धांत भी कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। तो वह अर्थशास्त्री कौन हैं जिन्होंने 1920 के दशक में मैक्रो यानी कि सूक्ष्म शब्द को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में पेश किया था? तो वो अर्थशास्त्री कौन है दोस्तों जिन्होंने 1920 के दशक में मैक्रो यानी कि सूक्ष्म शब्द को अर्थशास्त्र में पेश किया था? तो ऑप्शन है एडम स्मिथ, के ई बोल्डिंग या रागनार फ्रिस या एल्फ्रेड मार्शल। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आपको हिंट दे दिया जाता है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर सही है, ठीक है? तो बी और सी में से कौन सा आंसर सही है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में देंगे। और आप जो है कमेंट सेक्शन में जब आंसर देंगे तो उससे हमको पता चलेगा आपकी प्रेजेंटेशन की क्या आपने कितना इसको जो है क्लास को स्टडी किया है, ठीक है? तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा। और हिंट आपको दे दिया गया है दोस्तों। और तो इसी प्रकार की क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा आपको टेस्ट क्लास ज़रूर देखने को मिलती रहेंगी इकोनॉमिक्स की। और आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन और आपके टेस्ट करने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए ये क्लास आपके लिए लगातार प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन और क्लास के साथ, तब तक के लिए जो भी अभ्यर्थी अर्थशास्त्री हैं प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों को भी, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने प्यारे कमेंट दीजिएगा जिससे हम आगे क्लास करने के लिए मोटिवेटेड होते रहें दोस्तों, ठीक है? तो बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए लाएंगे और आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने में आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।